हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता है आपके 12th की बुक में ये जो सीबीएसई का बुक है चैप्टर नंबर 6 आपके लिए शुरू हो जाता है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करते हैं 3-4 चीज़ों के बारे में। जैसे आपके पास पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपके लिए कि डीएनए क्या है, फिर आप डीएनए के बाद निकल के आते हो तो आपको आरएनए मिलता है, आफ्टर आरएनए यू आर गेटिंग प्रोटीन। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आपके पास एक जेनेटिक कोड करके भी टॉपिक आता है, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये डीएनए क्या है और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर बेसिस है इसमें हम कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। जैसे कि हमने शुरू में बात की कि जेनेटिक मटेरियल या फिर मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में जाने के वाला है। तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सोर्स होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि कोडेड फॉर्म में आपकी बॉडी के हर एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल, जैसे अगर आपके बालों के सेल है या फिर आपके स्किन का सेल है, हर एक सेल के अंदर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो बायोलॉजिकल फॉर्म में है एंड ये जो भी है आपके लिए एक्सप्रेशन कॉज करता है। सो जेनेटिक मटेरियल क्या है? सब्सटेंसेस विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द कोडेड फॉर्म। रिमेंबर दिस, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक कोडेड फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन है और ये जो भी आपके पास जेनेटिक मटेरियल है इट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये ट्रांसफर होती है और ये एक्सप्रेशंस कॉज करती है। अगर आप यहाँ का डायग्राम देखोगे तो ये भी आपको ये बताएगा कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम आपका जेनेटिक मटेरियल कोड करता है जिसको आप बुलाते हो डीएनए। सो यहाँ से एक चीज तो हमको क्लियर हो रहा है कि डीएनए जो है वो हमारे लिए जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है। अब वही देखेंगे कि डीएनए किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और ये डीएनए बनता कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं यहां से थोड़ा सा। जेनेटिक मटेरियल किसी भी सब्सटेंस को कहने के लिए, अगर आपको शुरू में याद होगा मैंने बताया था हमारे पास 3 चीजें थी। जैसे हमारे पास था डीएनए, आपके पास था आरएनए एंड वी हैव प्रोटीन एज वेल। जब शुरू में साइंटिस्टों ने ढूंढा तो इन 3 चीजों के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चला, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है। सो इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि अगर आप बात करोगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तो ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं आपको हर एक सेल में दिखाई देंगी, बट इसमें से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल के लिए एसेंशियल होना चाहिए। तो हम वो देखने के वाले हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब अपनी बॉडी का कोई भी सेल उठा लो, लेट दैट बी द हेयर का सेल, आपके स्किन का सेल है, आपके स्टमक का सेल है, किडनी है, हार्ट है, बॉडी का कोई भी सेल हो, वट एवर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो हर जगह आपको प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहला एसेंशियल फीचर आप याद रखेंगे कि इफ इट्स अ जेनेटिक मटेरियल तो आपके बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड फीचर ये है कि इट शुड बी एबल टू प्रिसाइजली डुप्लीकेट इटसेल्फ। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि इट शुड बी एबल टू प्रिसाइजली डुप्लीकेट इटसेल्फ, वो खुद को डुप्लीकेट करे। अगर वो डुप्लीकेट नहीं करता है तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो दूसरा एसेंशियल फीचर है जेनेटिक मटेरियल के लिए कि ये खुद को प्रिसाइजली डुप्लीकेट कर सके। तीसरा जो फीचर आता है जो हमने बोला था, जैसे कि इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि भैया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास ऑन होना चाहिए। सो इट शुड बी एबल टू ओकेजनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस ऑल्सो। इनहेरिट तो होगा, उसके अलावा चेंजेस भी कॉज करे और उस चेंजेस को हम बुलाते हैं म्यूटेशन। हम आज जो भी हैं जैसे भी हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि गोरिल्लाज या फिर चिंपैंजीज हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, जिससे हम डेवलप हो के आए हैं, तो वो जो डेवलपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए इन कुछ इनहेरिटेबल चेंजेस की वजह से हुआ है जिसको म्यूटेशन बुलाते हैं। तो तीसरा फीचर है कि सर वो इनहेरिटेबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर चेंजेस भी होना चाहिए जो कि म्यूटेशन के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। तीसरा है कि सर इट शुड कैरी द इंफॉर्मेशन एज वेल। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए? कोडेड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है इसको कोड करके रखा गया। अगर कोडिंग की लेयरिंग देखोगे तो एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, फिर क्रोमोसोम और उसके अंदर डीएनए बैठा है। आप कोडिंग की लेयरिंग देखिए, वही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपका पास ऑन होता है वो कहाँ होना चाहिए भैया? कोडेड फॉर्म में डेवलप होना चाहिए। तो देयर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर्स। अब इन्हीं एसेंशियल फीचर्स को लेकर के हम इन तीनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि वेदर आवर जेनेटिक मटेरियल शुड बी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन। क्या डीएनए और आरएनए दोनों एक ही चीजें होती हैं जिसको आप इन जनरली न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हो? तो हम न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के बीच में कंपैरिजन देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन है जो कि एसेंशियल फीचर्स को मीटअप कर पाता है। सो यहां से सबसे पहले डीएनए एज जेनेरिक मटेरियल जिसने हमें बताया
जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा अभी कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है एक, और आपके पास दूसरी चीज क्या है सर, प्रोटीन है। इन दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले ये दो लोग थे। ये दोनों जो सटन एंड बोवरी है, सटन एंड बोवरी ने काम क्या किया, सटन एंड बोवरी इन 1902 इन्होंने एक बात बोली, दे सेड दैट कि व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, लाइक मुझसे मेरे बच्चों को या फिर मेरे मम्मी डैडी से मुझे मिला जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हुआ, दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम वर्ड बोलना इन दोनों के थ्रू बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गया, क्योंकि अगर आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेस में। अब इस क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है दोनों चीजें हैं सर, ये आपके लिए डीएनए भी रखता है और इसके अंदर प्रोटीन भी है। अब इसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि सर डीएनए भी और प्रोटीन भी है। इसके बाद कोडेड फॉर्म, चलो कोडिंग की अगर बात करें तो जैसे आपके पास एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर पैसे रखोगे या पैसे बाहर रखोगे, सिंपल सी बात है कि पैसों को तिजोरी के अंदर रखेंगे। अब जब क्रोमोसोम की पैकिंग होती है तो प्रोटीन इसके अंदर चला जाता है, प्रोटीन इसके अंदर होता है और डीएनए इसके बाहर हो जाता है। तो इसी कंट्रोवर्सी को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन। सी it took many years to clarify whether your genetic material was DNA or a protein। आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, इसको क्लेरिफाई करते करते बहुत सारा टाइम लग गया। जैसे कि आपको पता है कि 1948 में वी गॉट टू नो कि भैया डीएनए का स्ट्रक्चर भी 1948 में मिला, और उसके बहुत टाइम के बाद हमें पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो विल बी डीलिंग विद कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन। चलिए आगे जाते हैं यहां से। सो प्रोटीन्स, अब वो एसेंशियल फीचर्स ध्यान में रखिएगा। पहला आपके पास एसेंशियल फीचर था कि इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द सेल्स। तो प्रोटीन आपको हर एक बॉडी के सेल में मिलेगा तो, बट प्रोटीन्स का अमाउंट अलग अलग होता है, वो इक्वल अमाउंट में मिलता है नहीं। सी पहला क्या है, अर्लियर प्रोटीन वर थॉट टू प्ले द रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके पीछे का एक तो वो रीजन क्रोमोसोम जो हमने देखा कि सटन एंड बोवरी ने क्या बोला कि व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पास हो रहा है। अरे क्रोमोसोम के फॉर्म में पास हो रहा है तो क्रोमोसोम का प्रोटीन या डीएनए दो चीजें हैं, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया दोनों ने, तो इन दोनों ने हमारे लिए एक वो कर दिया। तो बहुत टाइम तक हम ये सोचते रहे कि प्रोटीन ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल का रोल जो है प्ले करता है। इसके रीजंस क्या है, एक तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स था, दूसरा ये इनॉर्मस वैरायटी में मिलेगा, यू हैव एन नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन योर बॉडी। तो जैसा कि हमने पहला फीचर पढ़ा था कि आपकी बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रोटीन्स हर सेल में मिल जाता है। तो एक पहला तो क्वालिफिकेशन ये पास ऑन कर गया, बट दूसरा दे एग्जिबिट अ ग्रेट स्पेसिफिक फंक्शन, ये स्पेसिफिक फंक्शन भी शो करके दे देता है। तीसरी चीज जो है आपके पास जिसने इसको एज ए जेनेटिक मटेरियल के साइड से, मतलब जेनेटिक मटेरियल की कैटेगरी से बाहर कर दिया, वो था उसका डुप्लीकेशन। सी दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म, सी दीज हैव नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन। हमने पढ़ा था एसेंशियल फीचर्स में कि उनके पास डुप्लीकेशन के लिए एक एसेंशियल फीचर होना चाहिए ताकि वो प्रिसाइजली डुप्लीकेट करे, बट इनके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से प्रोटीन जो है खुद को डुप्लीकेट कर सके। सो दे हैव नो मैकेनिज्म फॉर डुप्लीकेशन, so these do not qualify for the act as the genetic material। इसकी वजह से जो ये जेनेटिक मटेरियल की रेस से बाहर हो गए प्रोटीन। तो ये तो प्रोटीन्स हो गए। इसके बाद अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, कभी कभार आपको ऐसा भी डीएनए का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है कई कई डायग्राम्स के अंदर। सी अभी जेनेटिक मटेरियल ने कैसे क्वालिफाई किया, मतलब डीएनए ने एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे क्वालिफाई। सबसे पहला पॉइंट, डीएनए आपको बॉडी के हर एक सेल में मिल जाएगा, भले ही आपको प्रोटीन्स ना मिले। से अबाउट आइज कलर प्रोटीन से बनते हैं, लाइक मेरी ब्लैक है, किसी की ब्राउन ब्लू, तो वो प्रोटीन्स की वजह से होती है। अब ऐसा स्किन के साथ में भी होता है, बट ऐसा तो है नहीं कि स्किन ब्लू कलर का हो गया और आइज जो है वो पिंकिश कलर की होगी, ऐसा कहीं होता नहीं है। तो ये प्रोटीन्स का एक फंडा है। सो इट फाउंड इन ऑल द सेल्स, जितने भी सेल्स हैं आपकी बॉडी के, हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ आपको डीएनए मिलने वाला है। जैसा आप पढ़ते भी हो जूनियर क्लासेस से कि अगर आपके पास कोई एक सेल है तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास, वी आर गोइंग टू हैव 46 क्रोमोसोम्स। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होने वाला है अगर कोई भी सेल हो तो। और ये 46 क्रोमोसोम थ्रू आउट द सेल्स जितने भी हैं, वो हेयर का सेल हो, स्किन का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सेम होने वाला है। सो पहला जो आपके पास क्वालिफिकेशन था, इट शुड बी फाउंड इन ऑल द सेल्स, तो आपको हर एक सेल के अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा जो था, ऑल द सोमैटिक सेल्स ऑफ द गिवन स्पीशीज कंटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, आपके पास जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू पॉज 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे, मतलब सेम अमाउंट ऑफ डीएनए मिलने वाला है। हाँ, अगर आप दूसरे सेल्स की बात करोगे, जैसे आपके पास जर्म सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, ओवा बनाते हैं, वहां पे डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाता है। और वो हाफ होकर कितना होता है बच्चों, ये हाफ होकर के आपको पता है कि ये सिर्फ
23 क्रोमोसोम्स ही रह जाता है। सो आपके पास पहली चीज है कि सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, इनके पास इनफाइनाइट वैरायटीज देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ डीएनए, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए मिलेंगे जो अलग अलग जीन के लिए कोड करते हैं। इसके बाद डुप्लीकेशन, आपको पता है डीएनए आपको डुप्लीकेट करके देता है, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करके भी देता है, तो एक चीज है, एंड अपने जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वो आपके लिए डुप्लीकेट करके दे देगा। एंड सबसे बड़ी बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सी ओवर हियर इट कॉपीज, इसकी जितनी भी कॉपीज है वो प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अगर आपने भी देखा कहीं आपको कट लग गया, कट लगने के बाद स्किन वापस से वैसे ही हो जाती है, अगर वहां से कम या ज्यादा होता तो कहीं बल्ब जैसा फूल जाता, जैसे कि ट्यूमर आपने देखा होगा वैसा स्वेलअप हो जाता, बट ऐसा कहीं नहीं होता है। सेल जितनी बार डुप्लीकेट करेगा, मतलब अगर ये 46 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 46 क्रोमोसोम से अगर आपको सिस्टर सेल्स मिलेंगे तो इसके पास और इसके पास, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम ही जाने वाले हैं। ओके, सो जितने भी कॉपीज बनाएगा डीएनए खुद को प्रिसाइजली डुप्लीकेट भी करता है और अपनी कॉपीज को भी प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके पास इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसेंशियल फीचर में पढ़ा था हमने वो ये था कि सर वो म्यूटेशन डेवलप करना चाहिए, क्योंकि म्यूटेशन नहीं डेवलप करेगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। बहुत सारा म्यूटेशन जब कंपाइल होता है तो इवोल्यूशन होता है, जो इवोल्यूशन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, वो इवोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो म्यूटेशन होता है। और बहुत सारे म्यूटेशंस जब एक बार कंपाइल होते हैं तो वो इवोल्यूशन के लिए चले जाते हैं। तो दैट इज हाउ योर डीएनए इज क्वालिफाइंग एज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट योर प्रोटीन। यहां तक क्लियर है सबको? यहां से थोड़ा आगे जाते हैं कि अब डीएनए है क्या और डीएनए की डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले डीएनए ढूंढा किसने? डीएनए ढूंढने का श्रेय इन दो लोगों को जाता है। आपके पास सबसे पहले फ्रेडरिक मेंस्चर है। फ्रेडरिक मेंस्चर ने 1869 में पस सेल, ये ना वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था, बेसिकली उससे थोड़ा सा पहले हुआ था, जो पस सेल्स होते हैं ना उससे फाइंड आउट किया गया था। और इसके पीछे की भी एक कहानी आती है। सबसे पहले ये भाई साहब थे मेंस्चर, फ्रेडरिक मेंस्चर, इन्होंने ढूंढा था। आपके पास पता है जितने भी वुंड होते हैं आपको, आप उसको स्पिरिट से धोते हो, वो स्पिरिट बेसिकली में बेसिक नेचर का होता है। तो आपके पास एसिड इसीलिए बोला गया क्योंकि बेसिस आप यूज करते हो अपने वुंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आपको पता है एसिड बेस का रिएक्शन हमारे लिए न्यूट्रलाइजेशन का कॉज करता है। सबसे पहले जब इन्होंने पस सेल से ढूंढा तो उसको इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड बाद में आया, जब इन्होंने पस सेल से ढूंढा तो उसको नाम दिया था न्यूक्लियन। एंड एल्टमैन ने 1989 में इसको न्यूक्लियन से चेंज करके न्यूक्लिक एसिड बना दिया क्योंकि इसका एसिडिक नेचर था। दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो आपके स्पिरिट्स के अंदर बेसिस होता है और वो न्यूट्रलाइज करता है। तो इन दो लोगों ने ढूंढा था हमारे लिए, स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़े और लेटर ऑन आए थे। अब इनकी ऑकरेंस की बात करते हैं कि डीएनए अकर कहां होता है, आपको मिलेगा कहां। अकरेंस ऑफ द डीएनए आपको कहां देखने के लिए मिल जाता है। सी आपको पता है कि दो टाइप के सेल्स हैं हमारे पास, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक। दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छे से पता है। प्रोकैरियोटिक मतलब आपको भी पता है सर ये प्रिमिटिव सेल्स है, बहुत पुराने सेल्स होते हैं, फुल्ली डेवलप होते नहीं है। कुछ आपके पास न्यूक्लिक एसिड वगैरह तो है बट उनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं यूकैरियोट, जैसे कि हम में मल्टीसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर भी यूकैरियोट्स हैं जिसके अंदर आप प्रोटोजोआ को पढ़ते हो अच्छे से। सी प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास जो भी डीएनए रहेगा वो सर्कुलर रहेगा और वो न्यूक्लियोइड के अंदर एम्बेडेड रहता है। क्योंकि प्रोकैरियोट का जब आप पढ़ते हो तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ आता है और आपका डीएनए जो है ऐसा कुछ सर्कुलर वे में इस तरीके से कंपाइल्ड अप होता है इसके अंदर, तो उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियोइड के थ्रू वो रहता है। न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रोकैरियोट में, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोइड। वहीं अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो इट इज लीनियर। लीनियर इन द सेंस आप कभी कभी ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो ये लीनियर स्ट्रक्चर रहता है एंड मेनली कन्फाइंड इनटू द न्यूक्लियस। आपको पता है कि यूकैरियोट का अगर सेल है, प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल, तो आपके इस तरीके से न्यूक्लियस जो कि सेंटर के अंदर रहता है और इसीलिए आप इसको न्यूक्लियर डीएनए के नाम से भी जानते हो। तो एक चीज और ध्यान देना, अगर कहीं न्यूक्लियर डीएनए बोला टर्म अगर यूज हुआ किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन में, तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूकैरियोटिक सेल नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलरेडी डिस्कस किया कि भैया प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस है नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा नहीं, तो वो जो है आपके लिए नेकेड डीएनए हो जाता है। दूसरा आपके पास इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर आपका डीएनए पड़ा हुआ है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। थर्ड पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन है। तो क्रोमोसोम जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोसोम, इसके ऊपर डीएनए का रैपिंग होता है और ये जो रैपिंग है ना ये बेसिकली हमारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर होता है।
तो हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट ओवर हियर, आपका जो भी हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट है आपके लिए कहां पे, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट डू नॉट पोजेस द हिस्टोन प्रोटीन। तो सबसे बड़ी बात मतलब अब डीएनए सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन है ही नहीं। दूसरी चीज देखिए आपके पास यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन योर यूकैरियोट एज वेल। जो फोर्थ है, मेनी प्रोकैरियोट्स आल्सो पोज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिस डीएनए को हम प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। तो इनके पास एक खुद का डीएनए है, इसके अलावा इनके पास साइड में एक सर्कुलर डीएनए रहता है। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लास्मिड के नाम से जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्मिड। प्लास्मिड का यूज हम देखेंगे बायोटेक में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, तो उसको हम पढ़ेंगे कि ये प्लास्मिड जो है ये कहां पे यूज हो रहा है। बट यूकैरियोट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा समथिंग, कुछ भी इसके पास नहीं है। हाँ, बट दो चीजें हैं इसके पास, आपको ध्यान देना होगा। आपके जितने भी यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास खुद का डीएनए है, एंड एज वेल एज प्लास्टिड। प्लास्टिड जैसे आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए है, तो इनके पास भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसका जो एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल है, प्रोकैरियोट का जो एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल उसको आप प्लास्मिड बुला रहे हो। वेयरएज जो आपके पास यूकैरियोटिक में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो दो कंपोनेंट्स के अंदर है। अगर एनिमल है तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए के नाम से जान रहे हो। और अगर प्लांट सेल है तो उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में देखने को मिलेगा। कई बार ये जो चीज है ना, ये नीट के अंदर भी पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपके यूकैरियोटिक सेल में कहां मिलेगा। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड कई बार उसको क्लोरोप्लास्ट भी कर देते हैं, दोनों वाइस वर्सा यूज करते हैं वर्ड्स को। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इन दोनों के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलता है इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर हैविंग प्लास्टिड्स। अब यहां से बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ डीएनए की, डीएनए कितना रहता है किसी भी सेल के अंदर, डीएनए का अमाउंट कितना है। जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि सर अगर आपके पास एक सेल है तो दिस सेल इज गोइंग टू पोजेस 46 क्रोमोसोम। सर ये कौन सा सेल होना चाहिए, ये सोमैटिक सेल होना चाहिए। व्हाट एवर द सेल इट इज, ये हमारे पास कौन सा सेल होना चाहिए, सोमैटिक सेल होना चाहिए। अब सोमैटिक सेल्स कई बार कंफ्यूजन करता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी सेल्स। आपकी बॉडी का फॉर्मिंग करने वाले जितने भी सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बुलाते हैं। तो जितने भी सोमैटिक सेल्स होंगे उनके पास 46 क्रोमोसोम रहेगा। अब दूसरे टाइप के सेल्स भी होते हैं जिसको आप बात करते हो जर्म सेल्स, है ना, जिसको आप बुलाते हो जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर दो चीजें आती हैं, आपको भी पता है, आपका स्पर्म आता है और आपका आता है दूसरा ओवा। स्पर्म और ओवा के अंदर जो आपके पास क्रोमोसोम का अमाउंट है वो एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल्स हाफ हो जाता है, विच मींस इनके पास 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो आपके पास हाफ हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स वही है, ये सोमैटिक सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये आपके लिए स्पर्म सेल वहां पे दिखाने के लिए रखा है। सी डीएनए कंटेंट इज मोस्टली कांस्टेंट इन ऑल द सेल्स एंड इन ऑल द स्पीशीज। अगर किसी स्पीशीज की बात करें, जैसे हम होमो सेपियंस है तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स, कोई भी इंसान हो, आप हैं, मैं हूं या फिर और कोई है, बाहर का भी कोई इंसान हो, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स रहने वाले हैं। अब आपके पास डीएनए कंटेंट इज डबल बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले डीएनए कंटेंट का अमाउंट डबल हो जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ के आया है, आपने दो टाइप के डिविजन्स पढ़े, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपको पता है माइटोसिस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल करके डिवीजन होता है सेल्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास जो गैमेट्स है जिसके बारे में अभी हमने बात किया, स्पर्म्स एंड ओवा, दो टाइप के गैमेट्स हमारे पास। इसके पास हमने ऑलरेडी लिखा है, देखो इसके पास दे हैव हाफ द अमाउंट ऑफ द डीएनए। जितना भी डीएनए का अमाउंट है, भले आपके लिए स्पर्म हो या फिर ओवा हो, फीमेल एग हो या फिर मेल एग हो, दोनों के अंदर आपके डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद डीएनए की लेंथ के बारे में बात करते हैं कि सर डीएनए कितना बड़ा हो सकता है। डीएनए का लेंथ अराउंड, अगर इन जनरल हम बात करेंगे तो सर ये 6 फीट तक जा सकता है। अब नाउ यू इमेजिन 6 फीट तक एक क्रोमोसोम, जस्ट इमेजिन एक न्यूक्लियस है आपके ऊपर। आपको तो एक सेल विजुअलाइज होता नहीं है नेकेड आई से, अब एक न्यूक्लियस है से अबाउट, ये कोई एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर 6 फीट के 46 क्रोमोसोम हमने क्या किए हैं, फिट करके रखे हैं। जस्ट एक सेकंड, हमने क्या किया है यहाँ पे 46 क्रोमोसोम फिट करके रखे हैं। मतलब ये इतना छोटा होता है क्रोमोसोम की एक जो आपके पास सुई की जो टिप होती है, जो निडल का टिप होता है, उसके ऊपर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोसोम सेट हो सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कितना कॉम्पैक्ट पैकिंग करते हैं। सो डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए ऑल्सो, आपको पता ही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म हम बुलाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का एक पॉलीमर होता है, बताएंगे अभी आपको कि डीएनए बनता कैसे है। तो डीएनए का एक पॉलीमर है और इसका लेंथ हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर से।
कितने पेयर्स आपके पास न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं उससे इसका नंबर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सो द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि बेस पेयरिंग होता है आपके पास, बेस पेयरिंग में आपको पता है 4 आपके पास है ATGC, जिसमें से आपको पता है A इज ऑलवेज पेयर्ड विद T एंड G इज गोइंग टू बी पेयर्ड विद द C। तो ये इस बेस पेयर्स के अकाउंट पे हम क्या करते हैं, इसके लेंथ को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना लंबा आपका डीएनए होने वाला है। सो द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द न्यूक्लियोटाइड के पेयर्स और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। सो द लेंथ ऑफ डीएनए इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कितना बड़ा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। जैसे कि आपने बैक्टीरियोफाज सुना होगा, बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं। भैया सबको कोई ना कोई खाने वाला है, बैक्टीरिया अगर आपको मरने के बाद खा लेता है तो उसको भी खाने वाला हमारे पास बैक्टीरियोफाज है। तो ये बैक्टीरियोफाज के पास देखिए काउंटिंग्स के, गिनती के न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर गोइंग टू हैव 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स आप काउंट कर सकते हो। वेयर एज ई कोलाई, इसेरिशिया कोलाई जिसके बारे में आप हमेशा बात करते हो, इट इज गोइंग टू हैव 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स। तो ये बेस पेयर्स आप काउंट डाउन कर सकते हो। एंड ह्यूमन के बारे में बोले अप्रोक्सीमेटली 6 फीट आपके पास लेंथ होता है आपके डीएनए का ना। इसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर दिखता कैसे है डीएनए, अगर आप देखोगे, खैर डीएनए को देखने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लग जाते हैं, बट डीएनए एक्चुअली में दिखता कैसे हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर डीएनए को देखने की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, करेक्ट स्ट्रक्चर हमको मिला, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1953 के अंदर, खैर इससे पहले मिल गया था 1948 के अराउंड। सो द correct structure of the DNA was first worked out by James Watson and Francis Crick। भैया फ्रांसिस एंड क्रिक 2 जन थे, ये देखिए 2 दोस्त हैं भैया जय वीरू की तरह, जिन्होंने आपके लिए क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ढूंढ करके दिया था कि आपका करेक्ट स्ट्रक्चर होता क्या है। ये जो भी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था ये 2 रूल के ऊपर बेस्ड थे। अब 2 रूल कौन कौन से थे, सी देयर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए वाज बेस्ड ऑन 2 रूल्स। ये दोनों रूल्स ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं। इसके अलावा ये दोनों रूल्स आपके नीट में कई बार आ चुके हैं। इट्स नॉट कि आपके पास एक ही बार पूछा है, चारगफ रूल हो या फिर दूसरा रूल, ये दोनों रूल कई बार आपके लिए एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपके पास पहला जो रूल था वो चारगफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग था। आपको याद है 2-3 स्लाइड पहले हमने डिस्कस किया था कि बेस पेयरिंग कैसे होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर आपके पास 4 बेस पेयर्स हैं, ए है, टी है, जी है और सी है। तो हमने देखा था कि ए हमेशा टी के साथ में पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ में पेयर करेगा। पेयर की बॉन्डिंग्स भी देखिए, ये जो बॉन्डिंग्स है ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर होती हैं। तो ए जो है हमेशा टी के साथ में पेयर करता है और जी हमेशा सी के साथ में पेयर करेगा। और ये जो पेयरिंग का रूल था, इस रूल को दिया था आपके लिए चारगफ ने, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज चारगफ्स रूल ऑफ बेस पेयरिंग। जो दूसरा इनके उन्होंने मेथड यूज किया था दैट वाज योर एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। इसको रोजलिन एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। हम देखते हैं अगले स्लाइड पे कैसे आया था। आप देखिए चारगफ रूल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, एरविन चारगफ जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर जनरलाइजेशन अबाउट द डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बनेगा कैसे, वो डेवलप अप कैसे होता है। तो वही डेवलपमेंट इनके पास भी था। दीज आर कॉल्ड एज चारगफ रूल्स ऑफ द समराइज एज, एंड इसको कैसे हमने समराइज किया था कि आपके पास A+G शुड बी इक्वल टू T+C, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एडेनाइन है उतना ही अमाउंट ऑफ आपके पास थायमीन होना चाहिए, और जितना अमाउंट ऑफ आपके पास गुआनाइन है उतना ही अमाउंट ऑफ साइटोसिन होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट योर रूल इज, व्हिच इज सेइंग कि A+G शुड बी ऑलवेज इक्वल टू T+C, मतलब एडेनाइन और गुआनाइन का अमाउंट उतना ही होना चाहिए जितना थायमीन और साइटोसिन का है। इसी को हम बुलाते हैं बेस पेयरिंग, मतलब जितना A है उतना ही T चाहिए, जितना G है उतना ही C चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो भैया वो डीएनए हम नहीं मानेंगे कि वो डीएनए है। सेकेंड थिंग, अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू द थायमीन। ये भी है जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपके पास A T के इक्वल होना चाहिए और G आपके पास C के इक्वल होना चाहिए। और आपका बेस रेशियो A+T इज कांस्टेंट फॉर द स्पीशीज। हर स्पीशीज के लिए A+T का जो अमाउंट है वो सेम ही होने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ये आपके पास चारगफ रूल है। इसके बाद जो दूसरा रूल जिसके ऊपर ये बेस था, ये आपके पास रोजलिन फ्रैंकलिन है जिन्होंने इसको बारे में डेवलप किया था। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये जो मेथड है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इन्होंने क्या किया कि आपके पास डीएनए को क्रिस्टल फॉर्म के अंदर किया और वहां से एक्सरेज को पास ऑन किया। फिर जो स्ट्रक्चर मिला उसको हम बुलाते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रक्चर, जो कि 3D स्ट्रक्चर आपको लेके आया डीएनए का, जिसने दिखाया कि डीएनए का 3D स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है, सो आपके पास म्यूरिस विंकल्स एंड रोजलिन फ्रैंकलिन ने किया था। इनको इसके लिए बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, एंड इन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन को यूज करके ये आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए डेवलपमेंट किया। ओके, सो यहां तक की कहानी थी। ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ द डीएनए है। सो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने क्या किया, इन्होंने विल्किन के साथ में नोबेल प्राइज मिला था इनको, मैंने अभी भी आपको बताया कि 1962 में दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क। इन्होंने जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए डेवलप किया, जो कि ऐसा दिखता है अल्टीमेटली, आप जनरली कभी कभी ऐसा भी बनाते हो इसको, है ना, आप इन जनरली डीएनए का स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसा भी बनाते हो। तो ये जो आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पता है इसके अंदर पोलैरिटीज भी होती है, एक को हम बुलाते हैं 5 प्राइम, दूसरे को बुलाते हैं 3 प्राइम, तो यहाँ से 5 प्राइम आएगा, यहाँ पे 3 प्राइम आता है। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट्स होते हैं, ये डेवलपमेंट्स कैसे हुए हैं, सो दिस मॉडल हैज द इंपॉर्टेंट फीचर्स, और इसके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। कौन कौन से थे, एक तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, कभी भी डीएनए के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगे, 2 पॉलीपेप्टाइड्स के चेंज आपके आसपास आएंगे। एक्चुअली में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स प्रोटीन्स में चले जाते हैं। सो द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आएंगे, न्यूक्लियोटाइड के चेन्स आते हैं और स्ट्रैंड्स आते हैं, और बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। वो बैकबोन ऑफ द डीएनए कैसे बनता है वो भी हम डिस्कस आउट करने वाले हैं। इसके अलावा पोलैरिटी, जिस पोलैरिटी के बारे में बात किया, पोलैरिटी मतलब भैया 2 पोल्स चाहिए आपको, एक शुरू और एक खत्म हो, तो वही चीज है जिसके बारे में बात किया, एक 5 प्राइम एंड मिलता है और दूसरा 3 प्राइम एंड, तो दूसरे वाले के पास भी एक आता है 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। इस तरीके से वॉटसन ने जो है, वॉटसन एंड क्रिक ने आपके लिए डीएनए का मॉडल शुरू किया था। तो आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले में देखेंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, डीएनए का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है।